हेलो दोस्तों, मैं उदय कुमार ठाकुर आप सभी को मैथ्स वाई के ठाकुर में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, मजे में होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी जो है हम लोग बिहार प्राइमरी टीचर का जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज का प्रैक्टिस है 17 का जो है मैथ का वीडियो होने वाला है, जो 1 से लेकर के 20 तक इस सेट में मैथ है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज बहुत मजा आने वाला है और एक से एक अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीख करके जाएंगे। तो प्लीज़ जो है वीडियो में जो है शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे। और यदि आप चैनल पे आज नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। और आपको बता दूं कि इसके साथ साथ रीजनिंग का भी वीडियो जो है आपको डाला जा रहा है। और इससे पीछे का भी अगर आप मैथ का और भी वीडियो सब नहीं देखे और देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम लॉस किए हुए जो है हम लोग शुरू करते हैं। पूरा धुआंधार तरीके से एकदम जो है धुआं धुआं कर देना है। तो पहला क्वेश्चन है कि 3 बक्सों का वजन जो है 4, 7 और 10 केजी है। 3 गो बक्सा है और उसका वजन कितना है? एक का 4 केजी, वो 7 केजी और एक 10 केजी। तो इनमें से कौन सा बक्सों के किसी भी संयोजन का किलोग्राम में कुल वजन नहीं हो सकता? कौन सा वजन नहीं हो सकता? देखिए, कहता है इस संयोजन से संयोजन करेंगे, मतलब इसको अगर मिलाएंगे तो कौन सा वजन नहीं हो सकता है। तो अगर एक बार हम तीनों को मिला दें, यानी कि 4 जोड़ 7 जोड़ 10 को कर दें तो कितना हो जाएगा? 10 और 17, 17 4 21 हो जाएगा, 21 केजी हो जाएगा। एक बार केवल 4 और 7 को मिलाए तो कितना हो जाएगा? 7 4 11 हो जाएगा। एक बार केवल 4 और 10 को मिलाए तो कितना हो जाएगा? 10 4 14 हो जाएगा। और एक बार केवल 7 और 10 को मिलाए तो कितना हो जाएगा? 10 7 17 हो जाएगा। इसके अलावा तो और कोई कंडीशन नहीं बन रहा है। तो संयोजन करने पर कौन कौन बन गया? 21 वाला बन गया, हाँ बन गया। 11 तो ऑप्शन नहीं दिया है। 14 भी बन गया। 17 ऑप्शन नहीं दिया। इसमें एक ऑप्शन दिया है 18। तो 18 किसी भी प्रकार से संयोजन करने पर नहीं बनता है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 18। हमसे पूछा था कि कुल वजन कौन नहीं हो सकता है, तो 18 नहीं हो सकता। कौन कौन हो सकता है? 21 हो सकता है, 11 हो सकता है, 14 हो सकता है और 17 हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि कोई पुरुष P से Q, मतलब P और Q दो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का नाम है, मतलब P और Q तक जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। और Q से P, मतलब फिर जो है Q से P उधर से वापस 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है? देखिए मेरे दोस्त, जब भी आपको एक ही दूरी एक बार जाता है और एक बार आता है, चाहे समान दूरी फिर जाता है फिर उसके आगे जाता है, भिन्न भिन्न चालों से, दो मतलब इस प्रकार से दो समान दूरी रहे, चाहे एक ही चाल गया और फिर वापस आया, तो उसका उस केस में जो है औसत चाल जो होता है, औसत चाल, उसका फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे 2xy और x + y। जहाँ xy क्या है? उसकी चाल है। तो देखिए x मान लीजिए कि 5 है और y कितना है? 3 है। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ये 2 × 5 × 3 और नीचे 5 जोड़ 3, x + y यानी 5। तो ये 5 × 15, 15 दूना 30, तो ये हो गया 30। अब बटा नीचे 5 3 8, तो 30/8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो दशमलव में दिया है। तो देखिए 8 3 24, बचेगा 6, तो 6 तो दशमलव दीजिएगा तो 0 आएगा, तो 60 हो जाएगा। तो 60 में 8 से भाग दीजिए तो 8 7 56, बचेगा 4, 0 आएगा, तो 8 बचे 40, यानी कि 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, ये आकृति दिया हुआ है और यहाँ ओ शीर्ष पर जो है 104 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो हमको इसके अपोजिट वाला एंगल, इस एंगल का मान पूछ रहा है, कितना होगा सो पूछ रहा है, ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए क्या करते हैं कि इसको हम एक प्रकार से ये एक रचना करते हैं, ठीक है। अब एक थ्योरम होता है कि किसी भी अगर वृत्त के अंदर इस प्रकार की आकृति बना हुआ है, तो जितने डिग्री का यहाँ जो कोण बनता है, तो उसके परिधि पर उसी चाप से मतलब एक चाप से केंद्र पर जितने डिग्री का कोण बना, जैसे इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए चाप मानते हैं, मतलब ये जीवा मानते हैं या फिर ये चाप ले लीजिए, तो कहता है कि एक ही चाप से जो है केंद्र पर जितना डिग्री का कोण बनेगा, उतना ही उसका जो है आधा जो है उसके परिधि पर बनता है, उस वृत्त के परिधि पर बनता है। तो अगर इस एंगल की हम अगर यहाँ का बात करें तो कितना हो जाएगा? तो इसका आधा कितना होगा? 104 का आधा जो है 2 × 5 = 10 और 2 × 4 यानी 52 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये मान 52 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त, जब एक सर्किल के अंदर एक चतुर्भुज होता है, अब देखिएगा ध्यान दीजिए, ये एक चतुर्भुज हुआ, पहले भी हालांकि चतुर्भुज ही था, लेकिन एक सर्किल के अंदर जब एक चतुर्भुज इस प्रकार से हो कि उसका चारों शीर्ष उस सर्किल के परिधि को टच करे,
तो उसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज का एक कंडीशन होता है कि उसके आमने सामने का कोण जो है, आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो जब ये 52 है तो ये यहाँ का कोण और यहाँ का कोण दोनों का मान कितना होना चाहिए 180। तो ये तो 52 डिग्री है। अब पल है, इसको कुछ मान लीजिए क्वेश्चन मार्क रहने दीजिए, बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ये प्लस में उधर जाएगा तो कितना माइनस में हो जाएगा। तो 180 या -52, अगर 50 रहता तो 30 आता, 130, लेकिन 52 है तो 128 आ जाएगा। तो 128 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि हम ये आपको समझा पाए होंगे। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज के रूल से जो है, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का योगफल 180 डिग्री होता है, इससे कर लिए। और एक ही चाप से किसी सर्किल के जो है केंद्र पर बना कोण का आधा होता है उसके परिधि पर बना कोण। तो ये दोनों बात आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 5/14, 6/7 और 10/21 में से प्रत्येक द्वारा पूर्ण रूप से भाग दिए जाने वाला सबसे छोटा भिन्न क्या होगा। मतलब क्या, इसमें सबसे छोटा भिन्न नहीं पूछ रहा है, मतलब इसके द्वारा भाग दिए जाने वाला सबसे छोटा भिन्न, इसका मतलब कि छोटा भिन्न पूछ रहा है, मतलब लॉसा पूछ रहा है। तो हमको जो है कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकाल देना है। किसका किसका, 5/14, 6/7 और 10/21। अब एलसीएम, भिन्न का एलसीएम तो जानते हैं। जब हमको भिन्न का एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, ऊपर वाला का, जैसे लसा निकालना है तो ऊपर वाला का लसा यानी अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ। अंश का जो है लसा करेंगे और हर का मौसा। तो 5, 6 और 10 का, 5 या 10 का तो एलसीएम 10 ही होगा, 6 तो 10 6 60, 10 से 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30। इसका एलसीएम निकालेगा तो 30, और नीचे वाला का मौसा, तो मौसा इस 7 से ये भी कटे, ये भी कटे, ये भी कटे, यानी 7 हो जाएगा। 7 से सब कट रहा है, मैक्सिमम संख्या 7 है जो सबको विभाजित करेगा, तो 7। तो 30/7 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नहीं है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ई। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि 3 महीनों के लिए 16% की वार्षिक दर पर 1200 रुपये की धनराशि पर मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि उधार पर की जाती है। गणना जो है त्रैमासिक है। तो देखिए त्रैमासिक के लिए, त्रैमासिक मतलब 3-3 महीना पर ही जो है ब्याज कैलकुलेट कर देना। तो 3-3 महीना, तो उस हिसाब से अगर एक साल में क्या बार हो जाएगा, तो एक साल में 3 महीना, 3 6 6 3 9 9 3 12, यानी 4 बार होगा। और ये जो परसेंटेज दिया हुआ है तो वार्षिक दिया हुआ है। तो जब भी इस प्रकार से जैसे त्रैमासिक हो तो क्या करना है कि साल में जो है, साल में 4 से गुना करना है और दर में 4 से भाग करना है। उसी प्रकार अगर 6 माही रहे तो 6 माही में जो होता है, 6 माही में एक साल में 2 बार आएगा, 6 महीना 2 बार, तो साल में जो है आपको 2 से गुना और दर में 2 से भाग करना हो। तो यहाँ रेट निकालेंगे तो रेट जो है कितना हो जाएगा, 16% है, 16%। तो इसमें हम कितना से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4% होगा। और समय निकालेंगे तो समय 3 महीना है। कितना है, 3 महीना। अच्छा, हमने जो बोला कि 4 से इसमें गुना करना है 3 माही वाला में, अच्छा माही वाला में 2 से गुना करना है, तो समय साल में रहना चाहिए। अगर साल में नहीं है तो इसको साल में कन्वर्ट कर लीजिए। ये 3 महीना है, 12 महीना के एक साल होता है ना, तो 12 से भाग कर दिए, 3/12, ये अब साल में आ गया। इसमें क्या करना है, हमको 4 से गुना करना है। तो देखिए 4 तिहाई 12, 3 से 3 कट गया, यानी कितना आ गया, मान लीजिए 1 साल हो गया बस। तो 1 साल का जो है कितना रुपया पर, 12,000 रुपया पर जो है ब्याज निकालना है। 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज दोनों सेम में होता है। तो कुछ नहीं करना है, बस 12,000 का जो है 4% निकाल देना। 12,000 का 4%, यानी 12,000 का मतलब गुना 4/100। डबल लड्डू से डबल लड्डू कटेगा, 12×4 = 48, 1 लड्डू है तो 480 रुपया इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं समझ गए हो, ठीक है ना। ठीक है, ये जो किए से बस 12,000 का 4% लगा दिए, 4% ब्याज मिला, 4% निकाल दिए। इसको आप चाहे साधारण ब्याज पर भी मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 करोगे, उससे भी हो जाएगा, या चक्रवृद्धि ब्याज का ही फॉर्मूला लगाओगे तो पावर तो एक ही आएगा, तो उससे भी हो जाएगा। तो बस सिंपल था। 1 साल जब आया तो 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम ही होता है, इसलिए डायरेक्ट हम परसेंटेज भी निकाल दिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि 0.96 के पावर क्यू है माइनस 0.1 का पावर क्यू होल डिवाइड बाई 0.96 का स्क्वायर प्लस 0.096 प्लस 0.1 का स्क्वायर। इसका मान क्या होगा। अब सोचते होंगे बाप रे इतना जो है स्क्वायर करो क्यू करो, कितना बड़ा लफड़ा हो गया। एक चीज़ देखिए, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, क्या आप जानते हैं।
तो ये होता है आपको a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए कि इसमें अगर हम भाग दे दें किससे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से, तो इधर भी भाग होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से। अब हुआ क्या कि इससे ये कट गया, तो ऑल ओवर रिजल्ट क्या बचा, ए माइनस बी। यही चीज़ यहाँ है, देखिए ये ए का क्यू है माइनस बी का क्यू है, ए स्क्वायर प्लस ए बी है, देखिए 0.96 में गुना कीजिएगा आप 0.1 से, ए बी यही ना होगा। तो देखिए दशमलव थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, तो 96 में 1 से गुना होगा तो 96 ही आएगा, लेकिन दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है, यहाँ 2 अंक, तो 2 अंक 3 अंक टोटल होना चाहिए, तो 1 2 है, एक और लड्डू देखिए ये, यानी कि 0.096 जो है ए बी ही है, अब प्लस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से करने पर रिजल्ट क्या आता है, ए माइनस बी, यानी कुछ नहीं करना है, ए माइनस बी कर देना है, तो 0.96 और माइनस 0.1, ये 96 है 1, तो 2 अंक बनाने के लिए 0 लगा दिए। तो अब जब घटाइएगा 96 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 86, यानी 0.86। 0.86 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखेंगे अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर की 3√2 बाय √6 माइनस √3 माइनस 4√3 √6 माइनस √2 माइनस 6 बाय √8 माइनस √12। तो देखिए ये कोई पैटर्न पे जो है नहीं चल रहा है, नहीं 4 दूना 8, 2√2 लिख सकते हैं, 4 तिवारी 2√3, 2 कॉमन होकर के 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, फिर भी 2 3 वाला तो है नहीं कोई, तो ये कोई पैटर्न पे नहीं चल रहा है, तो इसको जो है हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है ना, देखिए जैसे कि कितना है 3√2 अब बटा √6 माइनस √3, इसको जब आप हर परिमेकरण करेंगे तो ये हो जाएगा √6 प्लस √3 अब बटा में ये √6 प्लस √3। तो ये जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ हो गया 3√2 ये √6 प्लस √3 ए प्लस बी या ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो ये हो गया 6 माइनस 3 फिर माइनस। उसी प्रकार यहाँ जब करेंगे तो ये 4√3 ये गुना में हो जाएगा √6 प्लस √2 अब बटा में जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 6 माइनस 2 फिर माइनस। उसी प्रकार इसमें करेंगे, ये तो समझ गए। अब कैसे लिखा रहा है, तो 6 इंटू में ये हो जाएगा आपको √8 माइनस √12 अब बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 8 माइनस 12। ठीक है, अब अगर गुना कीजिएगा तो देखिए ये 6 दूना 12 होगा, है ना, 6 दूना 12, यानी कि अभी लिख देता हूँ एक लाइन ऐसे, ये 3 6 दूना 12 रूट में हो गया, ठीक है ना, 3 दूना 6 प्लस में ये 3√6 अब बटा में 6 में से 3 जाएगा तो ये 3 हो गया। ठीक है, माइनस ये देखिए ये 18 हो गया, तो 4√18 और ये हो गया आपको प्लस में ये 3 दूना 6 4√6 अब बटा में 6 में से 2 गया तो 4 हो गया। ये देखिए आपको ये हो गया आपको माइनस 6√8। देखिए यहाँ पे जो है आपको 4 दूना 8 और 4 3 12, 2 2 इसमें से कॉमन भी हो सकता है, लेकिन चलिए एक लाइन हम लिख देते हैं, उसके बाद करेंगे। तो ये हो गया आपको √8 और माइनस 6√12 अब बटा 8 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 4। ठीक है, अब देखिए ये 3 3 कॉमन जब लीजिएगा तो ये 3 कॉमन ले लिए, तो 4 3 12, 4 यानी 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2√3 अब प्लस ये √6 अब बटा में 3, ये 3 से 3 खत्म हो गया माइनस। उसी प्रकार से इसमें 4 कॉमन ले लेंगे, तो ये 9 दूना 18 यानी कि 3√2 अब प्लस √6 अब बटा में 4, 4 से 4 खत्म हो गया, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 4 दूना 8 तो 2√2 है,
4 3 12, तो 2 रूट 3 है, तो 2 जब निकालेगा तो 6 दूना 12 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। 6 दूना 12, तो 2 रूट, जैसे ही 2 रूट 2 है ना, तो यहाँ क्या बचेगा, सोचे 2 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, रूट 3 बचेगा, बटा में 4, 4 3 12। अब बच क्या रहा है, देखिए 2 रूट 3 प्लस रूट 6 माइनस ये 3 रूट 2 माइनस रूट 6 माइनस रूट 6, और फिर ये प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 रूट 3। अब देखिए अपना अपना जाति के साथ जोड़ घटाव कर दीजिए, तो ये आपको जो है 2 रूट 3 हो गया, कितना हो गया, 2 रूट 3, रूट 3 वाला यहाँ है और रूट 3 वाला यहाँ है, तो ये हो गया आपको कितना, 2 रूट 3 से 1 रूट 3 गया, तो माइनस में रूट 3, देखिए ये रूट 6 से तो रूट 6 खत्म हो गया, ठीक है। आई माइनस में 3 रूट 2, आई प्लस में 3 रूट 2, माइनस में 3 रूट 2 अब प्लस में 3 रूट 2, तो ये से ये भी खत्म हो गया, तो बचा कितना, माइनस रूट 3, माइनस रूट 3। एक बार मैं फिर से इसको चेक कर लेता हूँ, देखिए 3 रूट 2 हुआ, ये गुना हुआ तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 6 माइनस 3 हो गया, ठीक है। माइनस 4 रूट 3, ये 6 प्लस रूट 2, ये 6 माइनस 2 हो गया, ठीक है। ये माइनस 6, ये रूट 8 माइनस रूट 12, ये 8 माइनस 12 हो गया, ठीक है। इससे गुना हुआ तो ये 6 दूना 12 हो गया, 3 रूट 12, 3 दूना 6, ठीक है। इससे गुना हुआ तो ये 4 6 18 और 4 3 दूना 6, ये भी ठीक है। और इससे गुना हुआ तो ये 6 रूट 8 और 6 रूट 12। देखिए इसको 4 दूना 8 यानी इसको 2 रूट 3 लिख सकते हैं, 4 3 12 यानी 2 रूट 3 हो सकता है, ठीक है। यहाँ देखिए अभी 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, और इसमें से 6 दूना 12 लेकर के ये 3 कट गया, तो बचा कितना, यहाँ पे 12 है, तो 4 3 12 यानी 2 रूट 3, ठीक है। 2 रूट 3, ये प्लस में रूट 6 क्योंकि 3 बाहर आ चुका है, माइनस 9 दूना 18, 3 रूट 2 प्लस रूट 6, ठीक है। और ये जो है आपको माइनस माइनस जो प्लस हुआ था, तो ये हुआ आपको कितना, देखिए यहाँ पे एक लाइन समझिएगा, अगर ये चिन्ह को जो है अगर हम माइनस थोड़ी देर के लिए कॉमन ले लें, तो ये माइनस जब कॉमन होगा तो ये भी, ये माइनस क्या चिन्ह में हो जाएगा, प्लस में, ये माइनस क्या चिन्ह में हो जाएगा, प्लस में। तो ये हो गया आपको 4 3 12 और 3 प्लस रूट 2। अब देखिए ये गुना करने पे 2 रूट 3 प्लस रूट 6 माइनस 3 रूट 2 माइनस रूट 6, ये 3 रूट 2, ये प्लस में 3 रूट 3, 3 रूट 3, तो रूट 6 से रूट 6 प्लस माइनस कट गया, है ना, रूट 6 से रूट 6, और उसके बाद ये 3 रूट 2 से 3 रूट 2 कट गया, तो यहाँ 3 रूट 3 और 2 रूट 3, 3 रूट 3 और 2 रूट 3, तो ये 5 रूट 3 हो गया, 5 रूट 3, तो 5 रूट 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी, ध्यान से, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त, कहता है कि वह धन पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिसका वर्ग उस पूर्णांक के 5 गुने से 6 कम हो। तो देखिए इसको एक्स रख के बनाने से, फिर जो है उसको फैक्टराइज करने से अच्छा है कि आप ऑप्शन पे चले जाइए। क्या कहता है कि धन पूर्णांक संख्या का ना वर्ग जो है, वर्ग मतलब स्क्वायर, जैसे 3 का स्क्वायर 9, 3 की बात कर रहा है तो 3 का स्क्वायर 9 हुआ ना, तो कहता है वर्ग जो है उसके 5 गुने से 6 कम है, तो 3 का 5 गुना, तो 3 बचे 15, अब 15 में से 6 गया तो 9, तो ये ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ये ठीक हो गया अब आंसर मार के निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ बीपीएससी है, बीपीएससी में डी जो ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कोई नहीं, एक आंसर हो गया तो कोई नहीं, तो ये नहीं होगा, लेकिन एक से अधिक वाला भी तो है, तो इसलिए चेक करेंगे और सबका। 2 का स्क्वायर तो 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर तो 2 दूना कितना हो गया 4, अब इसका 5 गुना, तो 2 का 5 गुना, 2 5 10, अब में से 6 कम, तो 10 में से 6 गया फिर भी 4 आ गया, यानी ये भी बात सही है। 5 का स्क्वायर तो 25, और 5 का 5 गुना, तो 5 गुने 5, तो ये हो गया 25, अब 25 में से 6 जाएगा तो आ गया 19, यानी ये बराबर है। तो 3 और 2 दोनों जो है इस कंडीशन को फुलफिल करता है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया हो। ये क्वेश्चन देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जैसी बड़ी से बड़ी संख्या आए समझ जाए कि मौसा की बात कर रहा है, एचसीएफ, और छोटी से छोटी संख्या आए तो समझ जाए कि एलसीएम की बात कर रहा है। और अगर इसी में अंक दे देता है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, चाहे 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, इस प्रकार से, तो उस केस में तब हमेशा एलसीएम ही होता है।
तो यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है जिसमें 39 और 84 से भाग करने पर प्रत्येक बार 3 शेष बचता है। तो एचसीएफ में शेष पहले ही घटा लिया जाता है। तो 39 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 36, और 84 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, तो 84 में से 3 जाएगा तो 81। अब 36 और 81 का जो है हमको निकालना है मौसम। 9 से 9 चक 36, 9 9 81 कर रहा है, 6 1 36, 6 से ही नहीं जाएगा तो 6 नहीं होगा, 4 से 4 नंबर 4 ये नहीं होगा, यानी इसका केवल 9 हो जाएगा। इसका मौसम कितना हो जाएगा 9, एचसीएफ कितना आ जाएगा 9, ठीक है। 9 से ये भी विभाजित है, ये भी विभाजित है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाथ में दोस्त देखेंगे इस क्वेश्चन को, ये सब रूट में ही है, गुणा में है, तो आप डायरेक्ट काट सकते हो, ठीक है ना, डायरेक्ट काट भी सकते हो, और नहीं तो सॉल्व मतलब करके भी बना सकते हो। तो कैसे करें, देखिए अगर काटोगे तो ये 9 पचे 45, 9 छक 54, 5 से 25 पचे 125, 6 से 6 चके 24। अब ऊपर 5 बचा तो 5 का वर्ग 25 बचा, 25 का वर्गमूल 5 होता है, नीचे 4, 4 का वर्गमूल 2 होता है। अब 5 बटा 2 हो जाएगा 2.5, 2.5 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। दूसरा तरीका है, जैसे 54 था तो 9 छक 54, 9 गुने 6 कर सकते हैं, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो इसको 3√6 लिख सकते थे। ये 25 पचे 125, 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो इसको 5√5 लिख सकते थे। 6 चक 24, इसको जो है 4 छक 24 यानी कि 2√6 लिख सकते थे, और 9 पचे 45 यानी कि 3√5 लिख सकते थे। अब देखिए इसको आसानी से अब आप काट सकते थे, 3 से सब गुना में है, 3 से 3 गया, √5 से √5, √6 से √6, 5 बटा 2 आता 2.5 आएगा। तो ये दोनों तरीका से हमने आपको बता दिया, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला देखिए कि p बराबर इतना दिया हुआ है तो p² + 1/p² का मान क्या होगा। देखिए जब p दिया हुआ है तो सबसे पहले 1/p निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1/5 - 2√6। देखिए ऐसे इसका हम पीछे भी आप सेट में बता चुके हैं कि जब p है 1/p हम निकाल रहे हैं, तो देखिए दोनों का जरा स्क्वायर करके देखिए, 5 का स्क्वायर होता है 25, और इसका तो 2 दूना 4, 4 छक 24। अगर दोनों का अंतर 1 है तो p जो p का मान है ना वही 1/p का मान होगा, खाली चिन्ह बदल जाएगा, यानी इसका मान जो आएगा 1/p का मान 5 + 2√6 आएगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को हर परिमेकरण करना है तो चलिए हम करके बता देते हैं। तो ये 5 + 2√6 गुने, माइनस है तो यहाँ तो माइनस रहेगा, गुना होगा आपको 5 - 2√6 बटा 5 - 2√6 से। इसमें तो 1 से गुना होगा तो ऊपर तो उतना ही रह गया, 5 - 2√6, अब बटा a + b a - b, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 25, और इसका स्क्वायर करता तो 2 दूना 4, 4 छक 24। 25 में से 24 जाएगा तो नीचे 1 हो जाएगा, 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी 5 - 2√6। तो ये मैंने केवल बताया कि सॉरी क्या हो रहा है, अच्छा माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, राइट। तो ये 5 प्लस जो है कितना हो जाएगा 2√6, a + b a - b, तो a² - b² से किए। तो आपने क्या देखा कि जब p जो है 5 - 2√6 था तो 1/p कितना आ गया 5 + 2√6, 5 + 2√6। तो अगर यहाँ से जो है हम p + 1/p निकालें तो क्या आएगा, तो 5 - 2√6 अब प्लस इसका है 5 + 2√6। देखिए इसे हम करके बता रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट बताए हुए हैं कि अगर ऐसा हो प्लस पूछे, जैसे प्लस पूछा तो बड़ी संख्या का दुगना कर देंगे, और माइनस पूछता तो छोटी संख्या का दुगना कर देते। यहाँ देखिए प्लस पूछा है, इसे तो कट गया, 5 × 5 = 10 हो गया, बड़ी संख्या की क्या हो गया दुगना। अब एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि अगर x + 1/x बराबर p होता है तो x² + 1/x² बराबर जो होता है p² - 2 होता है। वही चीज़ है, देखिए p + 1/p अगर 10 दे दिया तो हमको क्या निकालना है, p² + 1/p², तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर -2। 10 का स्क्वायर होता है 100, और 100 में से 2 जब घटेगा तो कितना हो जाएगा 98। तो 98 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों देखेंगे, इसको सॉल्व करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो ये है आपका 56/5, अब प्लस इसको अगर कीजिएगा तो 10 × 50 है कि 51 हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें इससे गुना होता है, ये ऊपर वाला जुड़ता है, तो ये हो गया 51/10। भाग, पहले इसको भाग हटाने दीजिए, 5 × 15 = 2, 17/5 कर लिए। अब देखिए ये 56/5 अब प्लस ये 51/10, भाग को जब गुना में बदलेगा तो उसके बाद वाला जो है, जो नीचे रहता है से ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला नीचे, यानी 5/17। अब काटिए, 5 दूना 17, 17 × 3 = 51,
यानी कि ये 56/5 हो गया। अब प्लस इधर से कि ये कटकुट के कितना आ गया 3/2। अब 5 2 के लघुत्तम 10 होगा नहीं, 5 दूना 10 तो 56 दूना कितना हो जाएगा 112। और 2 पचे 10 तो 3 पचे 15, 15 12 हो जाएगा 27, यानी 127/10। पूर्णांक में है तो पूर्णांक तोड़ दीजिए, भाग जब लगाइएगा तो 12 दहाक 120, यानी 12.7/10। 12.7/10 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर से। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक हॉल का जो है फर्श आयताकार आकार की है और इसकी लंबाई जो है 30 मीटर और चौड़ाई 24 मीटर। ठीक है जी। अब इसे ढकने के लिए 6 मीटर गुने 4 मीटर आकार के कितने कारपेटों की आवश्यकता होगी। तो देखिए, तो कारपेट की संख्या जो हो जाएगा आपको, तो क्या करना है, आयत के क्षेत्रफल में से जो है ढकने के लिए जो कारपेट लगाया है उसका क्षेत्रफल में भाग दे दीजिए, यानी कि 30 मीटर लंबाई गुने चौड़ाई होता है, 30 मीटर चौड़ाई कितना है 24, इसमें इसका बीमा कितना है तो 6 मीटर गुने 4 मीटर। काट दीजिए, देखिए 6 पचे 30 कट गया और 4 छक 24, 4 छक 24, 6 पचे 30, 4 छक 24, तो 6 पचे 30 यानी कितना आ जाएगा 30 गो की जरूरत होगी, 30 कारपेट की, जो कि ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 रुपये में 3 की दर से केले खरीदे जाते हैं। 2 रुपया में 3 की दर से, और 3 रुपये में 2 की दर से बेच दिया जाता है। 3 रुपया में 2 की दर से बेच दिया जाता है। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए अब इसको जो है गुना कीजिए इस प्रकार से, क्रॉस, ठीक है ना। तो ये 2 दूना हो गया 4 और 3 तिहाई हो गया 9, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते थे 2 3 3 2 इस प्रकार से। इसमें ध्यान रखिएगा कि इधर वाला होता है, इधर जो दाएं साइड आता है ये क्रैमुल आता है और इधर वाला विक्रैमुल आता है। अब 4 रुपया के सामान 9 रुपया में बेचा जा रहा है, कितना का फायदा हो रहा है 5 रुपया के। 4 रुपया के सामान 9 रुपया में बेचा जा रहा है तो 5 रुपया का फायदा हो रहा है। लाभ हानि की गणना हमेशा क्रैमुल पर होता है, तो नीचे तो क्रैमुल आएगा। अब गुने 100, 25 चौके 100, तो 25 पचे 125, तो 125 जो है 125% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि दो संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक 3 का 20वां गुणज है, 3 का 20वां गुणज, यदि उनका एचसीएफ, एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक 6 है और उनमें से एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या है। देखिए मैं बार बार अभी तक बहुत बार बता चुका हूँ कि दो संख्याओं का जब दिया हुआ रहता है, दो संख्याओं में एक कंडीशन होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अब बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है। अब देखिए एक संख्या तो दिया हुआ है कि 12, दूसरी संख्या मालूम नहीं है, तो ये एलसीएम क्या दिया है 3 का 20वां गुणज, 3 का पहला गुणज 3 होगा, 3 का दूसरा गुणज 3 दूना 6 होगा, तो उसी प्रकार 3 का 20वां गुणज 3 गुने 20 होगा, तो 60 लिखो, चाहे 3 गुने 20 लिखने का मन है तो लिख दो। और एचसीएफ कितना है 6 है, तो एचसीएफ लिख दिए 6, ठीक है, क्लियर है। अब काटापीटी कर दीजिए, तो 6 से 6 दूना 12, 2 से 2 दहा के 20, तो 10 से कितना हो गया 30, तो दूसरा जो संख्या हो गया तो 30 हो गया, कितना हो गया 30, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 16 नंबर जो क्वेश्चन है 1/216 का पावर -2/3 है, डिवाइड बाई 1/27 है का पावर -4/3 बराबर x है, तो x का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले अगर किसी चीज़ का पावर अगर ऋणात्मक हो और वो संख्या अंदर मतलब ये फ्रैक्शन वाला हो, तो ऋणात्मक माइनस खत्म करने का तरीका होता है 1 बटा उस संख्या कर देना, और 1 बटा करने का फिर तीसरा बटा ऊपर जाएगा। यानी सीधी सी बात आप इतना रखिए कि अगर जैसे कि a/b है, इसका पावर अगर -1 कर दिया तो ये जो है b/1 हो जाएगा, b/a हो जाएगा, ठीक है ना, पावर 1। माइनस खत्म करने का तरीका जो होता है सो अंश और हर को ऊपर नीचे कर दीजिएगा, ऊपर के नीचे नीचे के ऊपर, तो माइनस खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है हम लिख सकते हैं 216 अब बटा 1, तो नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है तो इसे छोड़ दीजिए। इसका पावर कितना हो गया 2/3, आइए इसका हो गया 27 का पावर, 27 का पावर कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए 216 जो है 216 को हम क्या लिख सकते हैं 6 36 36 के 216, यानी इसको हम 6 का पावर क्यों लिख सकते हैं, इसका पावर हो गया 2/3, ये भागा 27 को 3 दिन होती है 27, 3 के पावर क्यों लिख सकते हैं, इसका पावर हो गया 4/3। अब आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे कि अगर a के पावर m रहे फिर उसका पावर n रहे तो गुना हो जाता है, a के पावर mn हो जाता है, गुना हो जाता है दोनों में। तो उसी प्रकार जब ये गुना होगा तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा 6
के पावर 3 गुने 2/3। अब भागा, ये हो जाएगा 3 के पावर 3 और गुने 4/3। इसे कैंसिल, इसे कैंसिल, यानी 6 के पावर 2 हो गया। अब भागा, ये 3 के पावर 4 हो गया। ठीक है, समझ रहे बात? यानी कि 6 का स्क्वायर 6 1 36, अब भाग का मतलब बटा 3 के पावर 4, 3 × 9 = 27 है ना, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, चलो 4 बार हम लिख ही दी। तो ये काटोगे तो 3 3 9, 2 को 3 से 9 × 36 काट लिया। अब तो कुछ नहीं कटेगा तो ऊपर 4 हो गया, नीचे 3 3 9, तो 4/9 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे, बहुत ही मज़ेदार सवाल था। अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि किसी संख्या की 24 से विभाजित किया जाता है तो 16 शेष बचता है। ठीक है ना। यदि उसी संख्या को अगर 12 से भाग लगा दे तो शेष क्या बचेगा? अब देखिए, संख्या तो मालूम है नहीं, लेकिन 24 से भाग लगाने पर ना 16 शेष बचता है। तो उसी संख्या को जो है 12 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? तो इस टाइप का हम पीछे भी एक सेट में जो है, मतलब कोई सेट में हम क्वेश्चन करवाए हैं आपको, कि यहाँ जो दिया हुआ है भाजक, पहला वाला भाजक, और जो अब दूसरा भाजक दे रहा है, उस दूसरा वाले भाजक से पहले वाले भाजक में भाग लगाइए। भाग लग रहा है तो हाँ 24 है, 12 है, 12 में 24 लग रहा है, तो लग रहा है तो अब कुछ नहीं करना है। अब जो शेष बचा है ना, शेष जो दिया हुआ है, इसमें इस दूसरे वाले भाजक से भाग दे दीजिए, तो 12 एक दफे बचेगा, लगेगा, तो 12 एक दफे लगेगा तो शेष क्या बचेगा? शेष बचेगा 4, और यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर हो गया। अब आपका सवाल होगा कि अगर ये भाग नहीं लगता तो भाग नहीं लगता तो हम कहते कि इसे फाइंड नहीं किया जा सकता, इसे नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए अगर मान लीजिए कि उस संख्या 24 और 16 40 होता थोड़ी देर के लिए कि 40 है, तो कहने का अर्थ है कि उसमें 12 से भाग देंगे तो 12 36 4 40, लेकिन वो कुछ दूसरा भी तो हो सकता है। ठीक है ना। तो ये जब अगर यहाँ पर अगर भाग नहीं लगेगा तो हम सीधी सी बात में बोलेंगे कि भाई इसे फाइंड मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो अभी के लिए समझ गए, आपको काम क्या करना है कि प्रथम वाले भाजक में जो है दूसरे वाले भाजक से भाग लगा के चेक करना है। अगर भाग लग गया तो कुछ नहीं करना, शेष में डायरेक्ट भाग दे दीजिए, उसका जो शेष आएगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ शेष में हम 16 में 12 से भाग दिए, भाग एक दफे लगेगा, 4 शेष बचेगा, तो यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 18वां क्वेश्चन कि यदि -2 -3 मतलब बिंदु -2 -3 किस चतुर्थांश में स्थित है? आइए थोड़ा सा चतुर्थांश को समझ लीजिए। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आप पढ़िएगा तो इसको कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, प्रथम पाद भी कहिए या प्रथम चतुर्थांश। इसको द्वितीय और इसको तृतीय और इसको चतुर्थ। देखिए, ये x डैश मान लीजिए, y और y डैश थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। तो इधर आप लोग जानते हैं कि धनात्मक होता है, इधर ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक, तो इधर भी प्लस इधर भी प्लस। तो इसका जो सिंबल होता है प्लस प्लस होता है। इसमें देखिए इधर माइनस हो गया और उसके बाद प्लस हुआ, तो हमेशा पहले x का चिन्ह लिखा था, तो x माइनस में y प्लस में। इधर देखिए x भी माइनस में, नीचे लिखता है x भी माइनस में और y भी माइनस में, तो इसका जो है y माइनस माइनस हो जाएगा। और चतुर्थ में जो है x प्लस में है और ये माइनस में है, तो अगर प्लस माइनस हुआ तो चतुर्थ हुआ। तो अंक तो छोड़ दीजिए, कुछ भी रहे, उसको खाली सिंबल देखना है। दोनों माइनस है, माइनस माइनस है, दोनों माइनस किस में है? देखिए दोनों माइनस किस में है? तीसरा चतुर्थांश में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तृतीय चतुर्थांश। अगर दोनों प्लस रहता तो प्रथम, पहला माइनस दूसरा प्लस तो द्वितीय, अगर पहला प्लस दूसरा माइनस तो चतुर्थ। तो उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को अब आप लोग ध्यान रखेंगे। यदि संख्या 7 x 5 4 6 2 मतलब ये एक संख्या है, 9 से पूर्णतः विभाज्य हो तो x का न्यूनतम मान क्या होगा? मतलब छोटी से छोटी मान x का क्या होगा? देखिए 9 का और 3 का डिविजिबिलिटी रूल सेम होता है। अगर इस सारी संख्या को जोड़ दीजिए, अगर ये संख्या 9 से कट गया तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 9 संख्या 9 से विभाज्य है। 3 का भी वही डिविजिबिलिटी रूल है। तो चलिए जोड़ते हैं। तो 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 5 17 और 17 और 7, 17 और 7 जो है कितना हो गया? 24। 24 में x भी जोड़ना है। अब बताइए कि छोटी से छोटी संख्या बताना है, तो 24 से जस्ट बड़ा 9 से विभाज्य कौन संख्या है? तो 27। 27 24 से जस्ट बड़ा कौन संख्या है? तो 27। तो 9 24 और 3 27, यानी x का मान कितना होगा? 3। x का मान कितना होगा? 3। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? 3। तो 3 इसमें नहीं है, तो क्या हो जाएगा जवाब? उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया बात? क्या किए हम लोग कि सबको जोड़े, 6 2 8 4 12 5 17, 17 7 24, 24 प्लस x। अब 24 से जस्ट बड़ा कौन होगा जो 9 से विभाज्य होगा? 27, यानी x का मान 3 होना चाहिए, तभी तो 27 आएगा ना।
तो अगर यहाँ पर 3 रख दे तो ये 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 20वां क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। कहता है 30 के 3 हजारांश के 3 शतांश के 3 दशांश के 3 गुने का मान क्या होगा। देखिए जैसे कि आप तो इकाई दाएँ पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख इस प्रकार से। तो उसी प्रकार जब इकाई से कम नीचे के श्रेणी में आते हैं तो 10वां भाग को दशांश कहते हैं, 100वां भाग को शतांश कहते हैं, 1000वां भाग को हजारांश कहते हैं और इसी प्रकार नीचे चलते रहता है नीचे में। तो कहता है 30 के का मतलब गुना होता है 30 के 3 हजारांश, 3 इसका 1000वां भाग है यानी कि 1000 से भाग कर देंगे, गुने 3 शतांश मतलब 3 का 100वां भाग, गुने 3 दशांश यानी 3 का 10वां भाग के 3 गुना का मान पूछा। बस कुछ नहीं करना। देखिए ऐसे तो कट भी रहा है तो चलिए जो कटता है उसको ये 1 0 से 0 काट दीजिए। अब नहीं काटेंगे और कटेगा भी नहीं। तो 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 तिहाई 81, 81 तिहाई होता है 243। समझ में आया। गुना किए ऊपर ऊपर के वाला 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 तिहाई 81, 81 तिहाई 243 और नीचे जो है 1 पर क्या गो लड्डू, 3 और 2 5, ये लड्डू तो कट गया 5 गो लड्डू। इसका मतलब है कि दशमलव के बाद 5 अंक होना चाहिए। तो 0 दशमलव, ये तो 3 अंक है तो 2 को 0 पड़ेगा, 2 4 3, 2 4 3 यानी जवाब क्या हो जाएगा 0.00243, 243 जो कि है ऑप्शन नंबर है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत आसानी से ये भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और यदि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, इसे कम से कम ग्रुप में शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चलिए सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।